to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी लल्लन टॉप परिवार की ओर से। हमारे पुरखों ने तमाम संघर्षों से आज़ादी देश को दिलाई और हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम इसे सुरक्षित भी रखें। आज बड़ी खबर में बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस के इर्द गिर्द देश में जो कुछ भी हुआ उस पर। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया और लगभग 100 मिनट का भाषण दिया। बतौर प्रधानमंत्री मोदी लगातार 11वीं बार लाल किले पर झंडा फहरा रहे थे। आज सुबह 78वें स्वतंत्रता दिवस की थीम रखी गई है विकसित भारत। इसके तहत स्वतंत्रता के 100वें साल यानी 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लाल किले पर मुख्य समारोह में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी सुबह राजघाट पहुंचे। महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित भी किए। प्रधानमंत्री ने भाषण की शुरुआत में ही सैनिकों, किसानों और युवाओं को सलाम किया और कहा कि जब हम 40 करोड़ थे तब हमने सफलतापूर्वक आज़ादी का सपना देखा। आज हम 140 करोड़ हैं तो साथ मिलकर किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 5 साल में देश में मेडिकल की 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। कहा कि सरकार ने वर्किंग वुमेन के लिए पेड मेडिकल लीव की अवधि को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते किया है। प्रयास है कि बच्चे की परवरिश में सरकार रुकावट न बने। ये भी कहा कि आज़ादी के बाद देशवासियों को माई बाप कल्चर से गुजरना पड़ा। पिछले कई बरसों से जो गवर्नेंस मॉडल चला आ रहा था उसे हमने बदला। प्रधानमंत्री के भाषण की 5 बड़ी बातें आपको बता देते हैं। पहली खास बात सिविल कोड को लेकर थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा सिविल कोड कम्युनल सिविल कोड है। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं वो कानून आधुनिक समाज में नहीं बनाए जाते। देश में सेक्युलर सिविल कोड होना चाहिए, तब जाकर धर्म के आधार पर भेदभाव से मुक्ति मिलेगी। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। कोलकाता रेप केस की खबरों के बीच प्रधानमंत्री ने लाल किले से महिला सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। कहा कि महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को फांसी पर लटकना चाहिए। जब बलात्कार की खबरें आती हैं तो मीडिया में इसकी बहुत चर्चा होती है, लेकिन जब बलात्कारी को सजा मिलती है तो चर्चा नहीं होती। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं
तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती, एक कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। तीसरी खास बात थी वन नेशन वन इलेक्शन। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बार बार चुनाव प्रगति को रोकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के साथ आने का आग्रह करता हूं। देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश पर भी बात रखी और कहा कि बांग्लादेश में हालात जल्द ही सामान्य हों, ऐसी कामना करते हैं। हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश शांति की राह पर ही चले। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जात की भलाई सोचने वाले लोग हैं। देश के भविष्य को लेकर भी प्रधानमंत्री ने बात रखी। कहा कि अब देर नहीं होनी चाहिए, लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। लोग चाहते हैं कि अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस सेंटर हो। देश के युवा अब धीरे धीरे नहीं चलना चाहते, वो छलांग लगाना चाहते हैं। ये भारत का स्वर्णिम काल है। स्पेस सेक्टर एक फ्यूचर है हमारे साथ जुड़ा हुआ, एक महत्वपूर्ण पहलू है। हम उस पर भी बल दे रहे हैं। हमने स्पेस सेक्टर में बहुत रिफॉर्म किए हैं। जिन बंधनों में हमने स्पेस सेक्टर को बांध के रखा था, उसे हमने खोल दिया है। आज सैकड़ों स्टार्टअप्स स्पेस के सेक्टर में आ रहे हैं। वाइब्रेंट बनता जाता हमारा स्पेस सेक्टर भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का एक महत्वपूर्ण अंग है और हम इसको दूर की सोच के साथ मजबूती दे रहे हैं। आज प्राइवेट सैटेलाइट, प्राइवेट रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं। ये गर्व की बात है। आज मैं कह सकता हूं, जब नीति सही होती है, नियत सही होती है और पूर्ण समर्पण से राष्ट्र का कल्याण यही मंत्र होता है, तो निश्चित परिणाम हम प्राप्त करके रहते हैं। नरेंद्र मोदी जब पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने, उस साल 15 अगस्त पर उन्होंने लाल किले से स्वच्छ भारत और मेक इन इंडिया का जोर शोर से ऐलान किया। ये दोनों योजनाएं लंबे समय तक केंद्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम रहे हैं। देश की स्वच्छता की खातिर स्वच्छ भारत में बड़े स्तर पर जनता को जोड़ा गया, रैंकिंग आई। साथ ही मेक इन इंडिया पर भी सरकार ने शुरुआत में बड़ा फोकस रखा।
2019 में जब मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उस साल 15 अगस्त पर उन्होंने लाल किले से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के सृजन की घोषणा की, जैसा कि कारगिल रिव्यू कमेटी में कहा गया था कि होना चाहिए। इस साल नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन इस स्तर की कोई बड़ी घोषणा, स्वच्छ भारत या CDS, इस स्तर की कोई बड़ी घोषणा उन्होंने नहीं की, लेकिन कुछ अन्य ऐलान किए हैं। जैसे अगले 5 सालों में 75,000 नई मेडिकल सीट्स बढ़ाई जाएंगी, पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बिना 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाने का प्रयास किया जाएगा, 2036 ओलंपिक भारत में हो इसके लिए तैयारी चल रही है, 2030 तक रेलवे को नेट जीरो बनाया जाएगा, प्रयास चल रहा है, 5G पूरे देश में रोल आउट हो रहा है और 6G पर तेजी से काम चल रहा है। इस बीच कार्यक्रम की बैठक व्यवस्था को लेकर एक सवाल उठाया गया। सवाल कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अग्रिम पंक्तियों में जगह क्यों नहीं दी गई। राहुल कार्यक्रम में शिरकत के लिए पहुंचे, लेकिन दर्शक दीर्घा में उन्हें पीछे की पंक्ति में बैठाया गया। तस्वीर सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर कुछ राजनेताओं ने भी सवाल उठाए, क्योंकि प्रोटोकॉल ये कहता है कि नेता प्रतिपक्ष का दर्जा कैबिनेट मंत्रियों के स्तर का होता है और इस तरह के कार्यक्रमों में उन्हें आमंत्रित किया जाता है, अग्रिम पंक्तियों में ही बैठाया भी जाता है। इस तरह के आयोजन में मेहमानों के बैठने की व्यवस्था का काम रक्षा मंत्रालय के जिम्मे होता है, क्योंकि 15 अगस्त और 26 जनवरी की जो ऑफिशियल सेरेमनी होती है वो करवाना रक्षा मंत्रालय का ही काम है, वो रक्षा मंत्रालय का ही कार्यक्रम होता है। उन्हीं के हवाले से अगर आपके पास आमंत्रण पत्र आया है तो आप अटेंड कर सकते हैं। इंडिया टुडे से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि आगे की पंक्तियों में ओलंपिक मेडल विजेताओं के बैठने का इंतजाम किया गया था। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और कुछ केंद्रीय मंत्री बैठे थे। इसी वजह से राहुल को पीछे की पंक्ति में बैठाया गया, अन्यथा प्रोटोकॉल के मुताबिक विपक्ष के नेता को आगे की पंक्ति में ही बैठाया जाता। इस दौरान राहुल गांधी के ठीक आगे ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य ललित उपाध्याय, शूटर मनु भाकर और कुछ अन्य मेडलिस्ट थे। अग्रिम पंक्ति में CGI के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। आप जानते ही हैं कि 15 अगस्त के कार्यक्रम में 10 साल बाद लोकसभा की नेता प्रतिपक्ष शामिल हुए हैं। 2014 से 24 तक देश में नेता प्रतिपक्ष के पद पर कोई बैठा नहीं था, क्योंकि ये पद दिया नहीं गया। ये भी एक कारण था कि किसी भी दल के पास पर्याप्त सांसद थे नहीं। नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए 55 सांसद होने चाहिए आपके पास। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत मिली और इसी के बाद 25 जून 2024 को राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता मिल गई। बड़ी खबर में इतना ही, अब रुख करते हैं सुर्खियों का। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के आरोपों के बीच विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच 14 अगस्त की रात आरजी कार मेडिकल कॉलेज के बाहर और कैंपस के अंदर भी तोड़फोड़ और हिंसा की खबरें आईं। भीड़ कथित तौर पर मेडिकल कॉलेज के अंदर घुसी और तोड़फोड़ की। ये भी इल्ज़ाम है कि भीड़ ने कई प्रदर्शनकारियों पर हमला किया और पुलिस की गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक रिक्लेम द नाइट कैंपेन के तहत पश्चिम बंगाल और देश भर में 14 अगस्त की रात करीब 12 बजे विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। स्पेसिफिकली कोलकाता की बात करें तो शहर की अलग अलग जगहों से हज़ारों महिलाएं पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर आईं और इसी दौरान आरजी कार अस्पताल के बाहर हिंसा शुरू हो गई। पुलिस ने बताया कि लगभग 40 लोग प्रदर्शनकारी बनकर हॉस्पिटल के कैंपस में घुसे। पुलिसकर्मियों पर पथराव किया इन्होंने। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स और छात्रों को वहां से तुरंत हटना पड़ा, क्योंकि भीड़ ने उनके लगाए टेंट वगैरह भी तोड़ दिए। उत्पाती भीड़ जो थी। आरजी कार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टर हसन मुश्ताक ने बताया कि हमें विरोध मार्च के लिए रात 11 बजे निकलना था। परिसर के बाहर लोगों का एक समूह था और वो हंगामा कर रहे थे। कुछ देर में भीड़ उग्र हो गई और वो परिसर में घुसने की कोशिश करने लगे। उन लोगों ने किसी को देखा नहीं। जो भी वीडियोस आ रहे हैं या जो भी बातें सुनने में आ रही है, जो उनके सामने आ रहा था उनको मार रहे थे। हम पेशेंट पार्टी सबको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा चोट लगी है। कोई इधर, सब लोग अलग अलग जगह छुपे हुए हैं। जैसे आप देख ही रहे, हम लोग भी एक जगह पे छुपे हुए हैं। और जितने भी गर्ल्स थी, जितनी फीमेल डॉक्टर्स थी, उन पे भी उन्होंने जितने भी वो लोग थे अटैक किया है। सब लोग अपनी अलग अलग जगह छुपे हुए हैं। हम लोग उनसे कुछ कांटेक्ट भी अभी उतने अच्छे से बना नहीं पा रहे हैं। कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल ने इस मामले में मीडिया की जिम्मेदारी तय करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ वो गलत मीडिया कैंपेन के चलते हुआ। What has happened here is because of the media, the wrong media campaign, which has been malicious media campaign, which is going as far as Calcutta Police is concerned. What has Calcutta Police not done? In this case, they have done everything. 14 अगस्त की रात आरजी कार मेडिकल कॉलेज के बाहर असल में हुआ क्या?
इस भीड़ में कौन लोग थे और रात भर क्या हालात रहे, बता रहे हैं कोलकाता पहुंचे ललन टॉप के रिपोर्टर सिद्धांत मोहन, जिनके साथ विजय भी वहां पर हैं। हुआ क्या, तो हिंसा शुरू कैसे हुई, अब इसके लिए हमको आना पड़ेगा इस बार। महिलाएं, पुरुष और सभी वर्गों के लोग पुलिस पे अपना गुस्सा निकाल रहे थे, लेकिन अचानक इस जगह पे मौजूद एक पुलिस बैरिकेड पर कुछ लोग आए, उन्होंने इस पे धक्का देना शुरू किया, लेकिन पुलिस ने भी हाथ से पीछे से प्रेशर लगाया हुआ था कि वो लोग धक्का देके इसे तोड़ ना पाए, इसलिए वो गिरा नहीं पा रहे थे। फिर हमने देखा कि जो महिलाएं, पुरुष ये यहाँ पे इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल थे, वो लोग किनारे हो गए, वो लोग किनारे होने लगे, क्योंकि अचानक से एक अनजान लोगों का हुजूम इसमें आया। 17 से 25 साल के लोगों का, उम्र लगभग वैसी ही थी, 17 से 25 साल के लोगों का हुजूम इसमें आया, जो आके लगातार इसको खींचने लगा, इस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने लगा। फिर हमने 2 लोगों को देखा, वो ठीक इस जगह पे थे, उन्होंने पुलिस बैरियर को धक्का देने के बजाय पकड़ के आगे की ओर खींचना शुरू किया, हटाने के लिए नहीं, उसको आगे की ओर टॉपल करने के लिए, यानी ऊपर से गिर कर वो नीचे आ जाए और उसके बाद वो अंदर घुस सके। उन्होंने 1 बार, 2 बार, 3 बार कोशिश की और तीसरी कोशिश में उन्होंने पहला बैरियर गिरा दिया। तो पीछे पुलिस, महिला और पुरुष पुलिस फोर्स की टीम थी, उसके पीछे डॉक्टर्स खड़े थे। पहला बैरियर गिराया, उसके बाद उनका उस सफ़ेद और छोटे वाले बैरियर से सामना हुआ, और इसके बाद जो प्रोटेस्टर, नए लड़के जो मैं बता रहा हूँ, अनजान लड़कों की भीड़ जो आई थी, वो यहाँ पे वहाँ आगे सामने आ गई और उसने लात मार के वो छोटा वाला पुलिस बैरियर भी गिरा दिया। अब यहाँ पर एक थ्योरी कम से कम मेरी आंखों के सामने, हमारी आंखों के सामने साफ होती है। पुलिस की टीम यहाँ खड़ी थी, रेजिडेंट डॉक्टर्स की टीम यहाँ खड़ी थी, इन लोगों ने जब धक्का दिया और अंदर घुसने में सफल हुए, पूरे बैरियर्स को तोड़ दिया, उसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स और पुलिस की टीम वहाँ से जान बचाने के लिए भागे। 14 अगस्त की रात हालात कितने भयावह बन चुके थे, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्पॉट पर मौजूद कुछ नर्सेज ने दावा किया कि पुलिस खुद प्रदर्शनकारियों से मदद मांग रही थी। ये भी बताया गया कि भीड़ कथित तौर पर सेमिनार हॉल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी, वही सेमिनार हॉल जहां रेप और हत्या की घटना होने का इल्ज़ाम है। तृणमूल कांग्रेस सांसद और पार्टी महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने भी हिंसा को लेकर पोस्ट किया, लिखा कि मैंने अभी कोलकाता के पुलिस आयुक्त से बात की और उनसे ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि हिंसा के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति की पहचान की जाए और कानूनी कार्रवाई भी की जाए। पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने इल्ज़ाम लगाया कि ये तोड़फोड़ ममता बनर्जी के भेजे गए तृणमूल कांग्रेस गुंडों ने ही की है। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने राज्य में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग फिर से की है। घटना के विरोध में भाजपा 16 अगस्त को राज्य भर में विरोध प्रदर्शन करेगी और राज्य के हर जिले में सड़क भी जाम करेगी। अगली सुर्खी आर्थिक मोर्चे से आई है। खबर पर आने से पहले आपको एक टर्म समझा दें, MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। ये न्यूनतम दर होती है जिसके नीचे बैंक ग्राहकों को लोन नहीं दे सकता। आसान शब्दों में कहें तो MCLR जितना बढ़ता है लोन पर ब्याज उतना बढ़ जाता है। हम MCLR का तात्पर्य इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने MCLR रेट्स में इजाफा कर दिया है। लोन महंगा हो गया भाई। ये वृद्धि 10 बेसिस पॉइंट यानी 0.10% की हुई है, यानी अब SBI से लोन लेना इतना ही महंगा हो गया। MCLR में हुई बढ़ोतरी के बाद SBI के नए लोन रेट्स आज यानी 15 अगस्त से सभी टेन्योर के लोन पर लागू कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि नई दरों के लागू होने के बाद 3 साल के टेन्योर के लिए MCLR 9.10% हो गया है, जिसके पहले 9% था। अब आपसे SBI से संबंधित एक और जानकारी साझा करते हैं। कर्नाटक सरकार ने SBI और पंजाब नेशनल बैंक के साथ सभी लेन देन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने अपने अधीन विभागों को इन बैंकों में अपने खाते बंद करने और जमा राशि निकालने का आदेश भी दिया है। कर्नाटक सरकार का इल्ज़ाम है कि SBI और PNB ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया। तो ललन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभरात्रि और एक और बार पूरे ललन टॉप परिवार की ओर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक बधाइयाँ। जय हिंद।